अशोक गहलोत भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में कार्यक्रम में पहुंचे। इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधी तस्वीर। आदरणीय चावड़ा साहब, जस्टिस चोपड़ा साहब, जस्टिस मानचंद्र जैन साहब और भी हमारे समानी साथी बैठे रहे हैं, भाई और बहनों, नौजवान साथी। मुझे बहुत पसंद है कि भगवान महावीर के नाम से जो पौधा स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब ने, उस पर विद्या विनोद काला साहब के ज़माने में 1 रुपये में ज़मीन दी गई। और जैसा कोटा साहब ने बताया कि किस प्रकार से जब जिम्मेवारी उनके ऊपर आने लगी तो काला साहब ने व सोना साहब ने जो आज बैठे हमारे साथ में, इन्होंने हौसला अफजाई करी और ये जिम्मेवारी उठी कोटाई साहब ने। और हम सबको गर्व है कि उस जिम्मेवारी कोटाई साहब ने निभाया है। उसी कड़ी में हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनको अपनी ओर से, आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि राजस्थान में एक सुविधा जो है भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की 20 रुपये मिल रही है, वो तारीखे का पूर्व वक्ताओं ने कैंसर की स्थिति के बारे में बताया आपको, किस प्रकार की देश में किस प्रकार की बीमारी है, इसके नाम सुनते ही लोग चिंतित अभी आ रही है। और अभी मैं बात कर रहा था, कोटाई साहब का सपना है कि इस काम को वो अभी तो कर रहे हैं इस रूप में जोड़े पूरे परिवार को, परंतु चाहते हैं कि पूरे उत्तर भारत में, देश के अंदर सबसे सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में ये विकसित हो। और मैं मानता हूँ कि ये भावना होना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अभी धारीवाल जी जब कह रहे थे कि 225-30 करोड़ रुपए लगाना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार को भी सोचना पड़ता है जब कोई योजना बनाते हैं, 100 करोड़ की योजना, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की, तो अगर जनहित के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का जो तय किया है और जो प्रेरणा इनको अपनी पत्नी से मिलती है, अनिला जी से, उनके दबाव में मेरे ख्याल से इन्होंने किया। क्योंकि जब मुझसे मिलना आए दोनों, तब मैंने पहली बात देखा कि महिला क्या सशक्तिकरण क्या होता है। तो आप समझ सकते हो कि अनिला जी पूरी तरह जो समर्पित है अस्पताल के लिए, जिस रूप में सब महिलाओं को लेके वो चल रही है और प्रबंधन जिस रूप में किया है, और मरीजों से जाके मिलना बहुत बड़ी बात है। पैसा लगाने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, पर पैसा लगाने के साथ साथ आप मरीज की सेवा करो, उस भावना के साथ में अपने मित्रों को जोड़ो और हर वार्ड में जाओ, मरीजों से मिलो, उससे मरीज का हौसला बहुत बढ़ता है। जिस प्रकार डॉक्टर के व्यवहार से बढ़ता है, उसी प्रकार से अगर प्रबंधन करने वाले लोग भी अगर जाए मरीजों के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसी भावना है जिसको हम सम्मान करते हैं। इससे महावीर कैंसर हॉस्पिटल के बारे में जितनी बातें कही गई या कहे वो कम है। और ये कोई प्रॉफिट का काम नहीं है। जो कई अस्पताल प्रॉफिट कमाते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि शिक्षा में और स्वास्थ्य के अंदर, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संविधान के अंदर भी ये भावना है, इसमें कोई व्यापार नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। ये काम वो है जो एक प्रकार से समाज की सेवा है। इसमें प्रॉफिट कोई कमा नहीं सकता, और जो कमाते हैं वो गलत काम करते हैं। इसमें जो प्रॉफिट आता भी है वो थोड़ा बहुत, वो वापस वही लगाया जाता है उसके एक्सपेंशन के अंदर। मैंने कोटाई साहब को कहा, आपको जो है, आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। वही धन्यवाद साहब।
मैं बहुत काम की बात कर रहा हूँ आपका। इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, आप मालूम है। तो मैं जो बात बहुत मार्मिक कह रहा हूँ आपको, लोग समझते नहीं हैं। स्वास्थ्य में, शिक्षा में पैसा कोई कमा नहीं सकता, व्यापार नहीं है। पर आप देखते हो कि कोई रास्ता निकाल लेते हैं पीछे से कमाने का, वो गलत है। इसलिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, अभी मैंने वो कह भी रहा था, आप इस बात को क्लियर करें कि भगवान महावीर के नाम से जो अस्पताल है वो कोई प्रॉफिट आपके परिवार के लिए नहीं है। अगर पैसा 2 पैसा बच भी जाता होगा आपका तो आप यही लगा रहे हैं, एक्सपेंशन कर लगा रहे हैं। ये बात पब्लिक में क्लियर होनी चाहिए। कई बड़े बड़े अस्पताल है देश के अंदर, हो सकता है उसमें कई लोग अच्छा काम भी करते हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पर कई लोग उसका व्यापार करते हैं और कोई कोई तरीके से साइफन करते हैं पैसे। इस प्रकार से इतना हाई रेट होती है उनकी इलाज की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख है, तो मामूली बात है। और गरीब आदमी, हमारे संस्कार ऐसे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हर व्यक्ति जाता, मेरे माँ बाप वाले बूढ़े हैं, कैंसर हो गया है और कोई बीमारी हो गई है, चाहे मेरा मकान बिक जाए, मेरे गहने बिक जाए, तब मैं मेरा इलाज करवाऊंगा और इनको जिंदा रखने की कोशिश करूँ। ये हमारे संस्कार में है। यदि देखते भाई तो बचने वाले नहीं है, सबको मालूम है 6 महीने के मेहमान हैं, तब भी वो लोग कुछ भी करने के तैयार रहते हैं। इसीलिए ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, हालांकि उनकी पोल खुल गई इस बार, कोरोना ने सबकी पोल खोल दी। जो गलत काम करते हैं उनकी पोल खोल, पैसे वालों को मालूम पड़ गया कि जिंदगी में पैसे सब कुछ नहीं है। इस रूप में बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में पैसे वाले लोग कहने लगे ना, हमारे पास तो लाखों करोड़ रुपए हैं, हम लोग भिखारी बन गए, एक बेड हमें नहीं मिल पा रहा अस्पताल। स्थिति थी। आप सोच सकते हो कि पैसा किस काम का। अगर आपको जिंदगी बचाने के लिए बेड नहीं मिले अस्पताल के अंदर, और जहाँ जहाँ प्राइवेट अस्पताल खड़े हुए हैं वहाँ ये स्थिति बनी। राजस्थान में सौभाग्य से हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को मना नहीं किया, और साथ के अंदर हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में सरकारी अस्पताल, सब सेंटर गांव-गांव में, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और तो और ये एसएमएस आपका 47 में, 1947 आज़ादी के वक्त में, जो पंडित नेहरू थे तो प्रथम प्रधानमंत्री, जब ये बना था मेरा, उसके लगे थे कि था उस वक्त में, 12 कब तक मुझे मालूम नहीं, उसे थोड़ा पहले बना होगा, तो एक ही था आज़ादी के वक्त में। और 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार 20 साल पहले, तब 6 मेडिकल कॉलेज थी राजस्थान में। हमने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया, इसलिए फिर ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज लगा करके पता नहीं जड़ी लगी कितने कॉलेज बन चुके मेडिकल। और सरकारी क्षेत्र में भी यूपीए गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी, एनडीए गवर्नमेंट की स्कीम चालू रही। आज हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान के हम 33 में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 16 जिले में बन चुकी कॉलेज चल रही है, बाकी का काम चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 4 कॉलेज का शिलान्यास किया राजस्थान में। आप सोच सकते हैं कि आज राजस्थान कहाँ किस रूप में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में हमने दवाएं फ्री कर दी, पिछली बार जब मैं दूसरी बार बना मुख्यमंत्री तब टेस्ट फ्री कर दिए। बुजुर्गों की तो हमने MRI और CT स्कैन भी फ्री कर दी थी। और तो अभी हमारे घोड़े साहब तो इससे प्रभावित अभी मुझे कह रहे थे, साहब आपने तो पशुओं की दवाई फ्री कर दी, तो भावुक हो रहे थे वो पशुओं के लिए। पिछली बार मैंने कर दी थी, तमाम पशुओं की दवाई फ्री, टेस्ट फ्री, डायलिसिस फ्री। और अब तो हम लोग क्या स्कीम जो हम
हमने सरकारबंदी नारा दिया था, पहला सुख निरोगी काया। और इसीलिए अभी जब हमारे बोले डी साहब बोले थे, मेजर साहब, प्रिवेंशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, उसी दृष्टिकोण से हमने लॉन्च करवाया प्रोग्राम। डॉक्टर सरीन को बुलाया दिल्ली से, और अपोलो हॉस्पिटल के भी जो उनकी डॉक्टर है, डॉक्टर रेड्डी की, वो आई थी, और डॉक्टर बेंगलोर वाले क्या नाम, जो देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी, इनका नाम बढ़िया नाम है। इनको हम लोगों ने बुलाया, लॉन्च करवाया कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। अगर बीमारी हो ही नहीं, उसके लिए अपन एजुकेट करें लोगों को, तो सरकार का भी करोड़ों में बचेगा, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा होगी, उनकी बीमार पड़ेंगे नहीं तो उनका पैसा भी खर्च नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर भी खराब नहीं होगा। पर ये हमने स्कीम लागू लॉन्च की दिसंबर के अंदर, और 3-4 महीने बाद में कोरोना का महामारी इस रूप में आई सामने, हमें सब काम छोड़ के उसी में लगना पड़ा। और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान में, और डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं यहाँ के डॉक्टरों ने, हमने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है राजस्थान में, क्योंकि आजकल वीडियो गांव तक पहुंच गया है, वीडियो का सिस्टम। और उसी रूप में हमने गांव वालों को जोड़ा, सरपंच तक को, ग्राम सेवक को, पटवारी को, CMHO को, उनके अधिकारियों को, सब जगह हम लोगों ने ये कोशिश करी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस प्रकार RT-PCR टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज पूरा फ्री हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही है। 40-40 हज़ार के जो इंजेक्शन थे वो राजस्थान सरकार ने फ्री में दिए, जो देश में कहीं पे भी दिए गए थे। और उसी रूप में भीलवाड़ा मॉडल बना, तो देश के बाहर दुनिया तक में वो मॉडल गया कि इस महामारी से लड़ने का एक अच्छा मॉडल ये हो सकता है। वो मॉडल आज भी काम आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस रूप में जो कोरोना का प्रबंधन किया गया, उसको देश के अंदर सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अभी हमने जो आयुष्मान भारत की योजना थी भारत सरकार की, और पिछली गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी यहाँ पर, तब उनकी स्कीम थी भामाशाह योजना, 3 लाख का बीमा था उसमें। और दिल्ली वाला जो केंद्र की स्कीम थी, उसमें 5 लाख का था वो बीमा। हमने दोनों को मिलाया, और अब हमने उससे और 2 कदम आगे बढ़ गए हम लोग, क्योंकि जब हमने कहा पहला सुख निरोगी काया, तो 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपये लगेंगे सरकार के। हम लोगों ने 5 लाख का चिरंजीवी योजना नाम की योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें मरीज को जो है, और वो स्कीम पूरे प्रदेशवासियों के लिए है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए वो योजना लागू की गई है। और उसमें यहाँ तक है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक का खर्चा, और जब आप ठीक हो जाओ अस्पताल में, उसके बाद 15 दिन तक खर्चा भी उसके अंदर शामिल है। और ये कैशलेस है, वो जीवन बीमा निगम की तरह नहीं कि पहले आप जमा कराओ, फिर बिल पेश करो, फिर वो आनाकानी होती, कुछ नहीं है, कैशलेस है। कभी नागौर में था, मुझे वहाँ 2 पेशेंट बनाए गए जिनका इलाज यहाँ बिरला हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट के अंदर। ये स्कीम प्राइवेट में भी है और ये स्कीम सरकार के अंदर। एक मरीज था जिसका ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ, एक नया पैसा उसको नहीं देना पड़ा अस्पताल में। एक मरीज का ऑपरेशन कोई उसका
कहते ही कुछ था नर्स उसका करीब 3-3.5 लाख का बिल बना, उनको एक नया पैसा नहीं देना पड़ा। अंदर गया, वापस आया, उसको फ्री में वो घर पे आ गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, यहाँ भी मुझे बताया गया कि 2350 मरीज आपके इसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं आपके कैंसर अस्पताल में, महावीर कैंसर अस्पताल के अंदर। तो ये मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार की मंशा है आने वाले वक्त में और हम मेडिकल हेल्थ सुविधाओं में और आगे बढ़े और देश में एक मॉडल बने राजस्थान कि राजस्थान सरकार ने जब से हम लोगों ने 10 साल पहले फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे, उसके भी बहुत लोगों ने उस वक्त में बहुत अप्रिशिएट किया पूरे देश के अंदर। अब हम आगे बढ़ गए और ये चेंज योजना लेके आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसमें बहुत कामयाब होंगे। बाकी तो हमने बहुत काम किए, आपने हर गाँव के अंदर भी CHC को मॉडल बना रहे हैं हम लोग। और अभी जो देखा आपने ऑक्सीजन की मारामारी, और मुझे तो दिल्ली भेजना पड़ा धारीवाल जी को भी, रघु शर्मा जी को भी, गल्ला साहब को भी, 3 मंत्रियों को मैंने बात की। प्रधानमंत्री जी से अलग करी, प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अलग करी, गृह मंत्री अमित शाह जी से अलग करी, डोभाल जो सिक्योरिटी के इनके एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बात करी, मेडिकल सेक्रेटरी से बात करी। इतना दबाव दिया कि ऑक्सीजन के बगैर कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से कम राजस्थान बदनाम नहीं हुआ। हमने मैनेज किया ऑक्सीजन को भी। बाकी आप देखिए यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि कर्नाटका के अंदर कितने लोग मर गए, वहाँ ऑक्सीजन की कमी 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, 15 मिनट की है, खत्म हुआ। अब हमने यहाँ पर करीब हमारे पास 250 मेट्रिक टन का पहले व्यवस्था थी। अब हमने अभी जो प्लांट लगा करके 1000 मेट्रिक टन तक की व्यवस्था हमने कर ली। और थोड़ा सा कह रहे थे कि महावीर केंद्र में भी उन्होंने एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, तो कम से कम एमरजेंसी के अंदर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रयास है कि किस प्रकार हम, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब जो वक्त आया है और इस 21वीं सेंचुरी में लोगों ने देखा है कोरोना काल, सुनते हैं कि कोई स्पेनिश फ्लू आए थे कोई जमाने के अंदर, लाखों लोग मर गए थे। ऐसे कई महामारी आई है 100 साल के अंदर भी, उसके पहले भी आई है, पर ये महामारी को जो देखा पूरा विश्व इससे एक साथ में ग्रसित हो गया। अभी तक भी आप देखिए, कल मैं देख रहा था रशिया जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा प्रकोप आदमी चल रहा है, वहाँ बेड नहीं मिले लोगों को। अमेरिका में 1 लाख के आसपास मरीज आ रहे हैं अभी भी। जापान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अधिकांश जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी इस बार इस कोरोना काल में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी देख रहे होंगे, प्रोग्राम देखते होंगे, किस प्रकार से हालात खराब हुए, कोई कल्पना नहीं। लाखों लोग मारे गए। तो राजस्थान में हमने जो प्रबंधन किया उसके कारण से मृत्यु दर सबसे कम थी, रिकवरी रेट अच्छी थी। इस रूप में हमने एक एक चीज को देखा। ये भंडारी जी तो रात को 2-3 बजे तक फिरते थे हमें RUHS का, और किस प्रकार RUHS में जो सेवा की गई, लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और आगरा से और अनेक जगहों से राजस्थान में आते थे, अभी भी आते हैं। कल मुझे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि 2 पेशेंट तो एयर एम्बुलेंस से उनके अस्पताल में आए यहाँ, जबकि एयर एम्बुलेंस से यहाँ से लोग जाते थे। आप लोग बताते थे तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर है, पहले SMS से लोग कहते नहीं साहब यहाँ नहीं, हम तो वहाँ जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। अब प्राइवेट शिफ्ट हो रहे SMS के अंदर। इस प्रकार से हमारी जो प्रायोरिटी, हालांकि फिर भी बहुत कमी है मेडिकल सेवाओं में, अस्पतालों के अंदर, चाहे वो CHC हो, PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, फिर भी कई कमी मिलेगी हमें। अभी मैं आज गया सुबह मिलने के लिए SN सुब्बाराव जी, हमारे गांधीवादी है, जो 93 ईयर्स ओल्ड है, बीमार थे। वापस आए तो लोग मुझे बाहर मिल गए, मैं भीड़ में खड़ा हो गया,
एक साधारण आदमी ने कहा साहब बाकी तो ठीक है, थोड़ी सफाई की कमी है। पहले आप सोचिएगा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि सफाई का भी महत्व है, स्वच्छता का भी महत्व है। अगर स्वच्छता है तो बीमारी नहीं आएगी। कुछ काम आपने बढ़ाई लिया, आपने शुरू करवाया भी है अस्पताल के अंदर, वो भी आपने मुझे देखा है आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉयलेट हो चाहे वो अन्य जो वार्ड में स्थिति है, चादर भी क्यों नहीं हो, अगर टाइम पे चादर नहीं बदलेंगे हम लोग, गंदी पड़ी रहेगी तो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इलाज करवा है, उसके बावजूद भी जो मरीज आएगा उसको थोड़ा एक अनकम्फर्टेबल फील करेगा। बात छोटी छोटी होती है, उस पर ध्यान देने का वक्त है। हम लोग की सरकार भी अपने स्तर पर पूरा ध्यान देगी और मुझे उम्मीद है कि ये माहौल जो बनेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर एक नया संस्कार, नई संस्कृति मेडिकल साइड में बनेगी। इस प्रकार कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, समय बहुत कम है। और अभी हम लोग भी क्योंकि SOP जारी की हुई है, इसलिए बहुत कम लोगों को बुलाया गया यहाँ पे, बता रहे थे बुलाया था। मीटिंग हम कर नहीं पा रहे थे 1.5 साल से, 2.5 साल से मीटिंग कर नहीं पा रहे थे। हम लोग किसी से बात करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, तो नेता लोग तो जो है रात दिन जब जाके मोहल्लों में, गलियों में, गाँव में भाषण देते हैं, वो हैबिट पड़ी हुई थी। 1.5 साल छूट गई। अब वो हम वार्म अप हो रहे हैं, अभी तो वार्म अप हो रहे हैं। अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो शुरुआत करिए। मेरे ख्याल में पहली दूसरी मीटिंग है ये। कल परसों में गया था, वो मीटिंग थी 2-3 चुनाव वाली, कल थी नागौर में और आज ये मीटिंग हुई। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी उम्मीद करते हैं थर्ड वेव की बात जो है वो वेव नहीं आए, पर हमने तैयारी कर रखी है। कैसी भी वेव आए राजस्थान में, कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को भी। सारी व्यवस्था कर रखी और कोई तरह की लापरवाही नहीं है। चाहे अभी ऐसा माहौल बन गया है, एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, एक भी मृत्यु नहीं हो रही है, तो लगता है कि सब ठीक है। उसके बावजूद भी मैं अपील करता हूँ पब्लिक से भी, मास्क लगाओ, अभी भी ध्यान रखो। जब वेव आती है, अचानक आती है, और दूसरी वेव जो आई थी वो थी खतरनाक थी, डेल्टा वाली, जिसमें लोग मारे गए ज़्यादा पूरे देश के अंदर। जल्दी लंग्स तक पहुंच जाती थी बीमारी, और कई लोग इसीलिए मारे गए कि टाइम पे अस्पताल नहीं गए कि घर पे ठीक हो जाएंगे, सर्दी कम हो गया होगा। तो आई तो ऐसे आई, पहली वेव भी ऐसी आई थी पूरे देश के अंदर। एक पेशेंट आया था केरला के अंदर, एक पेशेंट आया था जयपुर के अंदर, स्विट्जरलैंड का आया था, और यहाँ भर्ती हुआ था SMS के, और वो दिल्ली गया, उसकी डेथ हो गई। 2 पैसे की शुरुआत हुई, पूरे देश में फैल गई। ये स्थिति रही थी सब जगह पर, इसलिए हम लोग बिल्कुल सावचेत हैं, ध्यान रख रहे हैं, सब इंतजाम कर रखे हैं और सब लोग सीधे से देख रहे हैं उसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों के लिए आने की बात की जाती है, बुजुर्गों के लिए की जाती है। अभी तक तो हमने यहाँ चाहे वैक्सीन की बात हो, आज राजस्थान 4 राज्यों में टॉप पर है देश के, तो कोई कमी नहीं रखी है। वैक्सीन की बात हो, वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है। मैं कहना चाहूँगा कि दूसरी डोज भी लगानी चाहिए टाइमली। कई मुल्क में तो तीसरी डोज लगाने लग गए हैं लोग बूस्टर डोज के रूप में, हमें भी दूसरी डोज लगानी चाहिए। और ये बात बिल्कुल तयशुदा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। वैक्सीन लगने के बाद में हो सकता है कि वो संक्रमित हो जाए, कोरोना हो जाए, पर उसकी किसी भी कीमत पर उसकी डेथ नहीं हो सकती है। इतना बचाव आपको वैक्सीन कर रही है, इसी रूप में हमें उसको ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम लोग जो व्यवस्था किए हुए हैं उस पर हम लोग पूरी तरह इसमें कामयाब होंगे। बाकी ज़मीन का मामला तो धारीवाल साहब के कोटा साहब के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मुझे याद है 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना ही था, आप मंत्री बने थे विभाग के,
और ये हमें पकड़ के लेके आ गए थे। उस वक्त पीछे आपके गए थे हम लोग, हाथों हाथ जमीन आपने वहाँ अनाउंस करवा दी, जमीन मिल भी गई।